कि हम आपको इस बात से अवगत कराएं। वैसे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी होगा कि जो शांति कुंज गायत्री परिवार के प्रमुख हैं डॉक्टर पांड्या जी, उनके ऊपर हाल ही विवेक विहार में एक लड़की ने एफआईआर कराई है। नमस्कार डॉक्टर रेखा जी, कैसी हैं आप? राम राम जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि डॉक्टर पांड्या जी के ऊपर कुछ दिन पहले ही, अभी हाल में ही, एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये कुछ फैशन सा हो गया है आजकल कि जो हमारे हिंदू सेंट्स हैं, वो हिंदू प्रीचर्स हैं, उनको इस माध्यम से अटैक किया जा रहा है। अब और तो कोई तरीका मिलता नहीं है, क्योंकि वो लगातार क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हैं, संस्कार की बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र को बचाने की बातें करते हैं। तो आजकल बड़ा आसान हो गया है इनको टारगेट करना। तो जो फोर्सेस हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, वो लगातार इसी काम में लगी रहती हैं। तो हुआ क्या कि मोहतरमा को 10 साल बाद याद आया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, रेप हुआ था तकरीबन 10 साल पहले। वैसे एक बात आपको बता दूं कि मैडम जो है ना, हैं वो छत्तीसगढ़ की और केस है हरिद्वार का, लेकिन रिपोर्ट लिखाई विवेक विहार दिल्ली में। क्या बात है, 0 एफआईआर उन्होंने लॉन्च करी है दिल्ली में। दिल्ली में क्यों करी है, जरा समझते हैं इसे। देखिए, बहुत ही आसान है इसे समझना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दिल्ली राजधानी है और यहां पे अगर मीडिया इस केस को हाइप दे दे, और मीडिया तो आपको पता ही है टीआरपी के लिए कैसे कैसे केसेस को हाइप दे देती है, और पुरुषों को तो पूरा रावण बना के उन्होंने दिखाना ही होता है। लड़कियां जो हैं बिल्कुल सती सावित्री दूध की धुली हुई हैं। तो अगर वो बोल भी भर दे ना कि हमारे साथ ये हुआ है, तो मीडिया तो कूद कूद के आती है। तो मीडिया का उठाना, इसलिए उन्होंने, उनकी मंशा ये देखिए, ये थी दिल्ली में यह केस डालने की, क्योंकि दूर दूर तक दिल्ली से उनका कोई नाता नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात मोहतरमा कह रही हैं, मैडम कह रही हैं कि लॉकडाउन में वो फंस गई थी। अब ये पता नहीं उन्होंने कहानी कहाँ से गढ़ी है, लेकिन मुझे ऐसी कहानियों में ना तो कोई दिलचस्पी है, ना विश्वास है, और ना मैं ऐसी कहानियों में समझती हूँ कि ये क्यों कही गई होती हैं। ऐसी कहानियों के पीछे की क्या कहानी है वो भी आपको बताती हूँ। उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली जो है कैपिटल है, वहाँ इनका केस जो है हाईलाइट हो जाएगा और जोरों शोर से उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, और हो सकता है उनकी मंशा इनको ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की होगी। क्योंकि मैंने कुछ सूत्रों से पता चला है कि पैसा बहुत है गायत्री परिवार के पास। तो हाल में ही ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि वो पैसा जो है ये मांग रहे हैं काफी दिनों से, और इन तक पहुंचा नहीं वो पैसा। तो ये भी एक षड्यंत्र है। हो सकता है कि पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग चल रही हो, लेकिन मैडम ने, आप ये सोचिए कि 0 एफआईआर, जो कि बहुत ही संगीन कोई मामला होता है, बिल्कुल इमरजेंसी वाला मामला होता है। संगीन मामला तो ये भी है, लेकिन वो इमरजेंसी होती है तब 0 एफआईआर फाइल होती है। अब ये इतनी कैसे संगीन हो गई? मैडम 2010 का केस 2020 में फाइल कर रही हैं, कोई एविडेंस नहीं है उसका। अच्छा, एक बात देखिए, मुझे ये नहीं समझ आया, ये जो मीटू आया था
उसमें ये कहा था, ये जितने भी मीटू जिन्होंने फाइल किए थे मीटू केसेस, उनमें उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि सोशल मीडिया पे मड स्लिंगिंग करो, सोशल मीडिया पे उसे बलात्कारी बना दो, उसके बारे में झूठ फैला दो, सब कुछ इतना गंदा गंदा लिख दो सोशल मीडिया पे कि इससे बड़ा बलात्कारी कोई हो ही नहीं सकता। पुरुषों के लिए नामी गामी पुरुषों का नाम बदनाम करके सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिखिए। अच्छा, अब 10 साल 15 साल 5 साल पहले क्या हुआ था किसी को क्या पता। चलिए, इसमें मजे की बात तो ये एविडेंस भी नहीं देना होता। तो एविडेंस जब देना नहीं होता तो अब क्या मतलब, ये तो एकदम से बस कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे जो खतरनाक होता है वो होता है लिंचिंग। ये है डिजिटल लिंचिंग, जहां पे पुरुषों का नाम पूरी तरीके से सिर्फ बदनाम किया जाता है और जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, उन्हें केस के बारे में कुछ नहीं पता। नमस्कार सुमुख जी, नमस्कार। तो उन्हें केस के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो कूद जाते हैं और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स और अपनी जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें केस के बारे में कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हाँ, एक लड़की ने कह दिया है तो बस वो भी लगेंगे बनाने। क्या करेंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे अपनी टिप्पणी देने के लिए कि हाँ इसने तो ऐसा किया ही होगा। वो भी जुट जाएंगे उसे बलात्कारी बाबा बनाने में। सो बड़ी दिक्कत है, ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई लोगों, बहन लोगों, थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज करो कि अगर 10 साल पहले 20 साल पहले किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है तो कोई एफआईआर नाम की चीज होती है, वो फाइल करवा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। अब आप गड़े मर्दे उखाड़ो 10-10 20-20 साल बाद, और मेनका जी जैसी कहती भी हैं कि हाँ हाँ हम आप आइए हम ऐसे केसेस एंटरटेन करेंगे, 10 साल वाला हो या 20 साल वाला हो, हम सुनेंगे। अरे क्या है यार, तुम अपने आप को चमकाने के लिए कुछ भी कह दोगी क्या और हम मान लेंगे? और हम पागल हैं क्या? एविडेंस कहां से आएगा मैडम? आप तो इतनी समझदार है, आप इतनी मिनिस्ट्री में पहुंच गई, आपको इतना नहीं पता कि एविडेंस कैसे मिलेगा? तो ऐसे मिनिस्टर्स जो है वो ऐसी बातें कह देते हैं, फिर ये लड़कियों को लगता है कि जो मिनिस्टर साहिबा ने कह दिया तो लाओ 10 साल 20 साल बाद पुराना वाला केस ले आओ और बता दो। अरे यहां 10 दिन पुरानी बात तो याद नहीं है। आपको याद है मित्रों? मेरा सीधा सा सवाल है, ललित अग्रवाल जी आप ही बताइए। प्रणाम। आपको याद है 10-15 दिन पहले क्या हुआ? यार ये 10-10 साल पहले और 15-15 साल पहले की बातें पता नहीं कहां से लेके आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये झूठ परोस देंगे हमें और हम इसका झूठ स्वीकार भी कर लेंगे। अच्छा, एक ड्रामा बड़ा तगड़ा करती हैं ये तो उससे भी ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसा ड्रामा तो किसी ने भी नहीं देखा होगा कि जी तब हम डर गए थे। एक तो इतनी दबी हुई किचली हुई ये महिलाएं बताती है ना अपने आप को, मैं क्या बताऊं आपको। असलियत में अगर ये इतनी दबी हुई कुचली होती तो मान भी जाती मैं। और तब ये डरी हुई थी। 2010 से लेकर 2014 तक इनके साथ दुष्कर्म हुआ, ऐसा ये कहती हैं एफआईआर में। जी कह दिया आपने एफआईआर में ऐसा। 2014 को अपने घर चली गई, लेकिन 2014 से लेकर 2020 तक इतनी डरी सहमी बैठी थी, काल कोठरी में थी। बस ये 2-4 दिन पहले ही उस काल कोठरी से बाहर आई हैं और दिल्ली में आकर के बस डाल दिए इन्होंने एफआईआर। हालां एफआईआर को भेज दिया गया है हरिद्वार पुलिस स्टेशन पे जाएगी वो एफआईआर, चली गई है, वहां से इन्वेस्टिगेशन होगा। भाइयों इन्वेस्टिगेशन होगा वो अलग बात है, वो तो होगा क्यों नहीं होगा, होना ही है। वो तो आपने एफआईआर फाइल की है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा।
लेकिन अभी क्या हुआ? अभी तो मडस्लिंगिंग चालू हो गई ना। क्या किया मीडिया हाउसेस ने? एक एक दो दो घंटे के लिए इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मीडिया ने तो कूदना, क्योंकि हिंदू संत की बात हो रही है ना। जब भी हिंदू संत की बात होगी, मीडिया को बहुत बहुत मसाला मिल जाता है उसमें से, और शुरू हो जाते हैं ये बदनाम करने। कुछ एक अलग ही इनको मसाला मिलता है, इसमें बड़ी टीआरपी मिलती है, क्योंकि जितना भी लेफ्टिस्ट मीडिया है वो तो चाहता है कि आप दो इनको एक अपॉर्चुनिटी दो इनको। जी जी अतुल सब्बरवाल जी, जी नमस्कार जी। केशव द्विवेदी जी कैसे हैं? जय सिया राम, जय सिया राम। हरीश व्यास जी नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं आपको बता रही थी, तो इनको एक मीडिया हाउस को, तो जितने लेफ्टिस्ट बैठे हैं उन्हें तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हिंदू सेंट्स या हिंदू प्रीचर्स के बारे में जितना बलात्कारी वो बोल सके बोलते हैं। एक बात और देखिए, ये मीडिया की जो मतलब एक काबिले तारीफ बात है, मतलब मैं तो आज तक इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा इनको भाई, मानना पड़ेगा। बहुत बहुत गुड है ये मीडिया हाउसेस इसके ऊपर। किसी मौलवी पे मजाल गई है डिस्कशन कर दे, या किसी पादरी पे, ये सारे मौलवी और पादरी ये सारे दूध के धुले हैं, ये सारे पाक हैं। इन्होंने तो दुष्कर्म का नाम भी नहीं कभी सुना, किया तो दूर की बात है। ये सारे पाक दूध के धुले हुए हैं। हाल में आपने सुना था ना नन वाला केस, मजाल गई मीडिया ने अगर एक बार भी उसके ऊपर डिस्कशन किया हो। उसको तो पूरा वाइप ऑफ कर दिया गया। लेकिन अगर हमारे हिंदू धर्म के कोई भी रिलीजियस प्रीचर हो, ये दिन रात दो दो घंटे के शोज चलाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बताएंगे उसको बाबा को बलात्कारी बाबा का नाम दिया जाएगा। जैसे हमारे प्रणव पांड्या जी को आप खोलिए, आप गूगल खोलिए, उनका नाम डालिए, अभी डालिए। प्रदीप वोरा जी अभी डालिए, आप गूगल खोलिए और डालिए इनका नाम, डॉक्टर पंड्या का, देखिए क्या आएगा, आएगा बलात्कारी। अब सोचिए कि जिस इंसान ने पूरे विश्व में मानव सेवा के लिए इतना काम किया हो, इतनी सारी किताबें लिखी हों, अभी कोविड में भी उन्होंने इतना काम किया, लगातार कई सालों से, कई वर्षों से वो हिंदू समाज के लिए काम निरंतर करते आए हैं। एक ही क्षण में उनका किया हुआ सारा काम जीरो हो गया। क्यों हो गया जीरो? क्यों हो गया जीरो? क्योंकि एक अदद लड़की जो 25-26 साल की है लगभग, उसने कह दिया, क्योंकि लड़की ने कहा है तो वो सती सावित्री ही है, वो तो सीता माता है, क्योंकि उसने कह दिया तो ब्रह्मा की लकीर हुआ ही है। और पुरुष जिसका नाम ले लिया वो रावण। 100% उसने बलात्कार किया है, ऐसा समाज को समझा दिया जाता है। मीडिया हाउसेस ऐसी ट्रायल चलाते हैं, ऐसी मीडिया ट्रायल चलाते हैं जिसमें वो 100% यकीन दिला देते हैं। साथ ही साथ ये बोलते रहते हैं बेशक कि जी हमें नहीं पता, कोर्ट बताएगी, लेकिन साथ ही साथ
उसको बलात्कारी बता देते हैं। ये साइमल्टेनियसली दोनों काम करते रहते हैं वो, और इस काम में वो इतने ज्यादा निपुण हैं कि देश को यकीन दिला देते हैं। और फिर क्या होता है, देश में एक बहुत ही घबराहट का माहौल पैदा हो जाता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इसको हम किसी भी सेंट का या किसी भी हिंदू प्रीचर को हम इतने सालों से फॉलो कर रहे थे, आंख बंद करके इसे इनके ऊपर रिलाय कर रहे थे, और ये जो कहते हैं उस पे हम सब सच समझ रहे थे, ये बलात्कारी है, ऐसा टीवी में दिखा रहे हैं, तो वो खुद इस बात को तय नहीं कर पाता है, क्योंकि दूसरा सिक्का तो कोई दिखाता नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू कोई बताता नहीं है। अब आप डॉक्टर पंड्या का ही केस देख लीजिए। अब डॉक्टर पंड्या क्या बोलेंगे, और वो बोलेंगे भी तो वो तो थर्ड क्लास सिटीजन है, उनकी सुनवाई कौन कर रहा है? मतलब वो नहीं, मैं उनको नहीं कह रही थर्ड क्लास सिटीजन, मतलब सारे पुरुषों को कह रही हूं, आप लोग तो थर्ड क्लास सिटीजन हो, आपकी कौन सी सुनवाई होनी है? आपकी तो कोई सुनवाई है नहीं, कहीं पे आप बोलते भी रहेंगे। अरे आप सोचिए, चीफ जस्टिस साहब इस देश के रंजन गोगोई साहब, अगर उन पे मीटू लग गया तो आम आदमी का क्या होगा? कोई भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। जी वी शर्मा जी, नमस्कार नमस्कार। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? कोई सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पावरफुल हमारे मोदी जी हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है ये बात कहते हुए, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है, गृह मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, अमित शाह भी सुरक्षित नहीं है। मिनट लगता है, 1 मिनट, पूरी छवि धूमिल करने में सिर्फ 1 मिनट। महिला ने सिर्फ एक बार बोल दिया भर, कब तक चलेगा ये ऐसे? बहुत लोग इस टाइम नाराज हो रहे होंगे मुझसे, मैं समझती हूं इस बात को कि मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों ले लिया। मैं बिल्कुल क्षमा चाहती हूं आप लोगों से, मैं प्रधानमंत्री जी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती, उसमें इस इशू में उन्हें बिल्कुल नहीं घसीटना चाहती, और ना मैं घसीट रही हूं, लेकिन मैं बता रही हूं कि ये डर कितना ज्यादा डेंजरस है कि कोई भी लड़की कुछ भी कह देगी, उस पुरुष की वर्षों पुरानी मेहनत खत्म हो जाएगी, सब कुछ। कैरेक्टर असैसिनेशन इतना होगा कैरेक्टर असैसिनेशन कि सब कुछ दी एंड, एवरीथिंग एंड्स हियर। What happens is, in many of the cases, when it happens with common people, आम आदमी के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो उसकी स्थिति बहुत भयावह होती है। उसकी स्थिति बहुत भयावह होती है आम आदमी की, वो डर जाता है, सहम जाता है, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, और कई पुरुष इस वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ये इतना दुखद है। जी जी सुमुख जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेंस कमीशन इज द नीड, यस इट इज द नीड, बट देयर इज नो मेंस कमीशन राइट नाउ। जी शर्मा जी, आप लिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से पहले वो भारत के, जी 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 जी, वो भारत के लिए एक पुरुष भी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। परेशानी कब खत्म होगी
आपने शर्मा जी बिल्कुल सही लिखा है कि परेशानी कब खत्म होगी। जी मैं तो आप सबके सामने इस परेशानी को लगातार रखते आ रही हूं कितने सालों से। हर पटल पे जहां भी मुझे मौका मिला उस पटल पे मैंने कुछ और बातचीत नहीं की। यहां तक कि मुझे इस कोविड या इतना जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें इतने लोगों ने मुझे इस इशू पे वीडियोस बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि उसके लिए वीडियोस बनाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जिस इशू पे काम कर रही हूं उसी पे कंसंट्रेट करती हूं। और जो एक मैंने बीड़ा उठाया है कि मेल विक्टिम्स का जो डेटा इकट्ठा करना है उसी इशू पे काम कर लूं। जो थोड़ा बहुत राशन वितरण का काम मैं कर रही हूं उसी को कर लूं, या दवाइयां बांटने का जो काम कर रही हूं उसी पे कंसंट्रेट कर लूं। यही छोटे छोटे थोड़े से अभियान हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूं, उन्हीं पे काम कर लूं, उन्हीं पे फोकस कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा अपने आप मन को समझाया और वही कर रही हूं, क्योंकि मेरा सबसे पहला अभी इस टाइम उद्देश्य है कि डेटा इकट्ठा किया जाए मेल विक्टिम्स का और उस डेटा को गवर्नमेंट को दिया जाए, जिससे कि उस डेटा से मेंस कमीशन बन सके। कि मेरा नहीं, ये करोड़ों लोगों का सपना है। मैं इस सपने को दिन रात देख रही हूं, लेकिन इन मेरे देश के करोड़ों देशवासी भी मेरे साथ ये सपना देख रहे हैं कि कब बनेगा मेंस कमीशन। अगर मेंस कमीशन होता तो बॉयज लॉकर रूम जैसे केसेस में उनकी भी सुनवाई होती, उन्हें आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। बहुत दुखद था, आप सबको पता ही होगा, उस 17 साल के मानव ने जो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे क्यों आत्महत्या करनी पड़ी? इतना डर गया था, इतना सहम गया था बच्चा, उसे लगातार थ्रेटन किया जा रहा था। आखिरी डर गया, मर गया। नाबालिग बच्चों के अंदर इतनी समझ नहीं होती, वो सिचुएशन को डील नहीं कर पाया, इसलिए मर गया। लेकिन मैं ये बड़े भारी मन से कह रही हूं कि जो अभी हाल में ही जो हम आज डिस्कशन करने आए हैं, डॉक्टर पांड्या गायत्री परिवार से हैं। इतनी मान मर्यादा है इस परिवार की। और मजे की बात है कि इतने सालों से इन्होंने महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारे काम किए हैं। इतने सारे काम किए हैं इन्होंने हिंदू समाज के लिए। और वो सब काम धरे के धरे रह गए। वो क्यों धरे के धरे रह गए? क्यों? सवाल ये है, बड़ा सवाल तो ये है। मतलब जो कल तक देवता पुरुष था, वो जस्ट बिकॉज एक लड़की ने ये कह दिया कि मेरे साथ 2010 से लेकर 14 तक इन्होंने दुष्कर्म किया,
तो हमें ये बात उनकी मान लेनी चाहिए। मैं ये नहीं, कतई नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं साफ साफ ये कह रही हूं कि ये दर्शाता है कि हो सकता है कि कोई पर्सनल वेंजेंस रही हो, ब्लैकमेलिंग है, सेटलमेंट हो सकती है किसी प्रकार की, या पर्सनल स्कोर सेट किए जा रहे हैं। नमस्कार इंदु जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा, जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। हरीश जी, जस्टिस टू मानव जी। जी बिल्कुल, मानव को जस्टिस मिलेगा, मेरा मानना है जी। मैं फैमिली के साथ जुड़ी हुई हूं और मानव को जरूर जस्टिस मिलेगा जी। आई होप सो कि मानव को जस्टिस जरूर मिलेगा। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारे हिंदू सेंट्स हों, देखिए बहुत सारे, मैंने कई बार टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है जहां आसाराम जी के ऊपर भी या नारायण साईं के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। सो कई बार मुझे लगता है कि मैं तो कोई जज नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक मेरा व्यू ये जरूर है कि मीडिया ऐसा केसेस में बहुत हाइप करती है। पता नहीं कि इनको टीआरपी और ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनको कुछ बढ़ चढ़ के इस पे सहयोग देना होता है अपना, और बढ़ चढ़ के ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी आपस में क्या रंजिश होती है उनसे, उनको क्यों रोकना चाहते हैं, ये ऐसा क्या काम कर रहे होते हैं कि इनको सिर्फ पता है ना कि बलात्कारी बना देंगे तो सब कुछ एंड हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा टूल है, रेप केस लगा दो। ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया था, इसको एक टूल की तरह यूज करो और बस लगा दो रेप केस, और महिला तो बस बोल भर दे। तो ये जो कानून है ये वैसे ही इतना वेगली ड्राफ्टेड है कि महिला ने जो बोल दिया वो पूर्णतः सत्य है। और तो और, आपको मैंने अभी बताया ही था गोगोई साहब के बारे में कि गोगोई साहब को मीटू लगा था, उनके ऊपर भी मीटू चार्जेस। फर्क सिर्फ इतना है कि मीटू नामक जो दानव था वो उन्हें नहीं निगल पाया। इसलिए नहीं निगल पाया क्योंकि हमारे गोगोई साहब को तो 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई, जो कि आम आदमी को तो 17 सालों में भी नहीं मिलती। दुखद तो यह है कि आम आदमी को 17 सालों में भी क्लीन चिट नहीं मिलती, लेकिन गोगोई साहब को मिल गई। तो ये काफी, आम आदमी तो मर ही जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। जस्टिस उसे कभी नहीं मिलती, मरने के बाद भी नहीं मिलती। कई लोग सोचते हैं मरने से जस्टिस मिल जाएगी, तो मरने से भी जस्टिस नहीं मिलती। प्लीज कीप शेयरिंग द लिंक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कीप शेयरिंग द लिंक सो दैट अदर पीपल कैन ज्वाइन। दूसरों को इनवाइट करिए, उनको ज्वाइन करने के लिए कहिए। हाँ जी रितेश जी, टूल मैडम जी, वेपन यूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सही कहा, यह टूल की तरह यूज हो रहा है। सम्मुख जी कह रहे हैं, बरखा जी क्या सेक्स एजुकेशन अब जरूरी है स्कूल में? जी बिल्कुल, सेक्स एजुकेशन तो 100% जरूरी है स्कूल्स में। लगातार मैं हर डिस्कशन में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करती आ रही हूं, और हर एफबी लाइव में भी इस बारे में बात करती हूं कि सेक्स एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि गुड टच में सिर्फ लड़कियों को इंक्लूड किया जाता है, वो बहुत गलत है। गुड टच, बैड टच के बारे में जब नॉलेज दी जाए
तो लड़कों को भी दी जाए। बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं, तो सेक्स एजुकेशन जो स्कूल्स में देनी चाहिए वो दोनों को बराबर देनी चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो यूथ है, हमें यूथ एम्पावरमेंट के पर काम करने की जरूरत है। बहुत हो गया बेटा बेटी, बहुत हो गया ये अपीजमेंट की राजनीति। इतनी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं ये लोग, इतनी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। 24 घंटे महिला 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 कानून। अरे तो पुरुषों के लिए क्या है? अब ये डॉक्टर साहब को ही देख लीजिए, 1 मिनट में इनकी छवि धूमिल कर दी। ये वही है जिनको राज्यसभा में जाने का अवसर मिला था और इस शख्स ने मना कर दिया राज्यसभा में जाने के लिए। क्यों मना कर देगा कोई राज्यसभा में जाने के लिए? इन मोहतरमा को मिली, ये कभी मना करेंगी? गारंटी देती हूं, पहले तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया ऐसा। बस रेप केस याद आ गया इन्हें डालना, बस 10 साल बाद। अगर ये काम करा होता इन्होंने, और अगर 1% मैं कह रही हूं कि उनके बराबर का 1% भी ये काम करके दिखाएं, और खुदा ना खास्ता कभी इन्हें कोई नॉमिनेट कर दे राज्यसभा में जाने के लिए और ये मना करेंगे, ये तो कूद कूद के भागेंगी आगे। तो भाई उस बंदे ने मना कर दिया, तो कुछ तो होगा। उस मुखिया में, गायत्री परिवार के मुखिया में कुछ तो होगा। क्यों मान ले हम इस लड़की की बात? और कई बार तो देखा गया है कि ये नाबालिग लड़कियां जब होती हैं वो वाली बातें याद करती है 10-10, 20-20 साल पुरानी। वो इसलिए याद करती है कि पॉक्सो लगाया जा सके। इसको भी हथियार की तरह यूज करते हैं कि जब पॉक्सो लगेगा तो केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सो मित्रों, मेरी आपसे बार बार यह विनती है कि हम सबको इकट्ठे होना होगा, हम सबको मुट्ठी में बंधना होगा और एक साथ एकजुट होकर के मेंस कमीशन के लिए आवाज उठानी होगी। ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा एक मंच में, एक मंच पे आकर के इन बातों को रखना होगा, इन्हें बल देना होगा कि सरकारें मजबूर हो जाए। जी रितेश जी, आप सही कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए इस देश में सिर्फ सजा और सजाए मौत ही है और कुछ नहीं है। वो 24/7 काम करें, जीडीपी के लिए काम करें, इस देश के लिए सेवा करें और मर जाएं। बस टैक्स देते देते मर जाएं, स्पर्म डोनर्स बन के मर जाएं, बच्चे पैदा करें और मर जाएं, और उनका कुछ नहीं योगदान। जी शर्मा जी, आप कह रहे हैं, वी शर्मा जी कह रहे हैं कि कितना और सहना पड़ेगा ये झूठा अत्याचार। जी सर, मैं तो आप लोगों के साथ हूं। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मिला कि कितना और सहना पड़ेगा। अभी इस देश के बेटों को, मेरे भाइयों को कितना और सहना पड़ेगा, इस जवाब को तो मैं भी बैठी हूं, इंतजार कर रही हूं कि मुझे भी कोई जवाब दे दे इस बात का। ये सवाल तो मैं लगातार पूछती आ रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी स्क्रीन पे, अभी मैं जो ये फेसबुक लाइव पे जितने भी लोग हैं वो सब लिख रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं जी, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं, ये मुझे पता है, लेकिन बदलाव की ओर,
हमें बदलाव की ओर बढ़ना है। इसलिए ऐसी झूठी मीडिया की बातें मत सुनिए। डॉक्टर प्रणव, शपथ लीजिए मेरे साथ, आज आप मेरे साथ शपथ लीजिए कि जब भी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम खोलते हैं और पांड्या जी के बारे में कुछ भी गलत लिखा हुआ देखते हैं तो उन्हें बताइए, उनके कामों को गिनाइए, उनके किताबों के बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए कि उन्होंने कितने संस्कार दिए हैं इस देश को, कितने अच्छे काम किए हैं इस देश के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कितना काम किया है और तमाम कितने काम किए हैं, उस बारे में बताइए। और ये जो बलात्कारी का जो टैग लगता जा रहा है उनके ऊपर, वो लगा तो देते हैं 1 सेकंड में, लेकिन आप और मैं मिल करके, आप आज जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरी सेना हैं, आप मेरी आर्मी हैं, मेरे साथ आप ये शपथ लीजिए कि आप लगातार इस बात को स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि एक महिला के कहने भर से कोई पुरुष बलात्कारी नहीं होता, और ना ही माता जो है वो जो बोल रही हैं वो माता सीता होती हैं, वो दूध की धुली नहीं है। महिला भी झूठ बोलती है, झूठ बोल सकती है, क्यों नहीं बोल सकती झूठ? किस किताब में लिखा है कि वो झूठ नहीं बोल सकती, या किस किताब में लिखा है कि वो सीता है और सारे पुरुष जो है वो रावण है? सो समय आ गया है इन चीजों को बदलने का, और हम एकजुट होके सरकार को मजबूर करेंगे, ये लॉकडाउन खुले, हम सरकार को डेटा देंगे कि इतने सारे पुरुषों के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही है, इतना सारा जो बहुत बड़ा तबका 51% जो पुरुष हैं वो कितने लाचार हैं, क्योंकि इस देश में उनके लिए कोई भी कानून नहीं है। हेलो नीता जी। तो जिस देश में पुरुषों के लिए कोई फंडिंग नहीं है, कोई कानून नहीं है, उनको सिर्फ एक स्पर्म डोनर की तरह समझा जाता है, उनको सिर्फ एक टैक्स पेयर की तरह समझा जाता है, हम कैसे समझते हैं कि वो देश तरक्की करेगा? वो देश कैसे तरक्की करेगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारतवर्ष का झंडा या परचम लहराएगा। अरे कैसे लहराएगा? जिस देश के पुरुष को 24/7 ये डर सताता रहे कि पता नहीं जी कौन कब आ जाएगी और बोल देगी और झूठा केस लग जाएगा और हम हवालात में। वो भाई तो हवालात में गया जी, अब कोई नहीं सुनता उनकी, ना तो प्रशासन सुनता है, ना कोर्ट सुनता है, ना उनके लिए कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई संस्था है जो उनकी सुनेगी। और केस का तो आपको पता ही है कि कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख। तो कोर्ट में केस चला गया तो बस आप तो भूल जाइए, कोई भी सब भूल जाइए, दिवाली, दशहरा,
रामनवमी सब भूल जाइए, बस कोर्ट में तारीख पे तारीख जाते रहिए। भाइयों और बहनों, लिंक शेयर करते रहिए। नमस्कार जितेंद्र तिवारी जी, क्या हाल है? अरे क्या अनर्थ हो रहा है जितेंद्र जी? ये क्या साधु सन्यासियों को कैसे कैसे, ये क्या है? ये आप देख रहे हैं ना कितना अनर्थ हो रहा है। ये साधु सन्यासी जो है हमारे देश की धरोहर है जितेंद्र जी, और उनके साथ ये क्या हो रहा है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप ढाल की तरह उनके साथ खड़े होइए? ये हम सबका फर्ज बनता है कि ये संकट के समय में हम डॉक्टर पंड्या का साथ दें। क्या आपको लगता है ऐसा? बताइए आशीष जी, आपको लगता है ऐसा? चंद्रकांत जी आप बोलिए, आपको लगता है कि ये जो पुरुषों के विरुद्ध इस देश में जो षड्यंत्र चल रहा है इसको रोकना होगा? हाँ जी योगेंद्र जी, आप क्या लिखते हैं? आई थिंक ऑल men should change their gender because I don't think government gonna change these double standards of law. Yes, you're right. Yes, you're right. I have many times spoken about this in many of my discussions that men should go and settle down in Mars. They should go to a planet, a new planet, and settle down there, because no laws are going to be gender neutral here on earth. Neither these ministers who are in deep slumber gonna listen to them until and unless we create our own vote bank. Enough of this gender appeasement. Enough of this woman appeasement. Hello, Dr. Rao. Hope you are doing good. So I was telling you that all of them are busy in this rat race. अब ये जो रैट रेस है, जो महिला अपीजमेंट की जो है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ये सब लगे हुए हैं रैट रेस में। महिला अपीजमेंट की जो रैट रेस है, कोई कहता है कि महिलाओं को एजुकेशन फ्री किया जाएगा, कोई कहता है कॉलेज में दाखिला फ्री होगा, कोई कहता है जी मेट्रो में इनके साथ मेट्रो का किराया ही नहीं लिया जाएगा। बताइए जी, अरविंद केजरीवाल जी तो नए अपने, उनका तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, उनका तो कुछ नहीं समझ आया मुझे आज तक कि वो कैसे काम करते हैं। एक जेंडर को उन्होंने इतनी अपीजमेंट करी है। अभी दिल्ली में के इलेक्शन आए थे, उससे पहले भी मैं उनसे मिली थी और मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि सर ये क्या चल रहा है, आपका तो कुछ समझ नहीं आता, ये महिलाओं के साथ अपीजमेंट कर रहे हैं आप, उनको बसों में और मेट्रो में फ्री कर रहे हैं, तो क्या पुरुषों को आपको नहीं वोट करना चाहिए? इसका मतलब तो सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं ना ही कोई ट्रांसजेंडर आपको वोट करे और ना ही कोई पुरुष आपको वोट करे। तो वो आपको पता ही है वो कि वो क्या बहुत क्लेवरली उन्होंने इस मुद्दे का भी हल निकाल लिया। जब मैंने उन्हें बोला कि पुरुष आयोग दिल्ली में ही बन जाए, मेंस कमीशन जो है, पुरुष आयोग हिंदी में कह सकते हैं, मेंस कमीशन की डिमांड है जो हमारी, वो दिल्ली में ही बन जाए, तो उन्होंने बहुत क्लेवरली टाल दिया इस बात को कि जी जी करेंगे करेंगे। जब हमने 70 साल में
जो बदलाव नहीं आए वो हमने सारे बदलाव ला दिए, तो इसके बारे में भी करेंगे। तो ये जरा जो हमारा डेटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो हमारा डेटा कलेक्ट हो जाए तो हम अरविंद जी के पास भी लेके जाएंगे इस डेटा को, उनसे भी मिलेंगे और उन्हें पुनः याद कराएंगे। उन्होंने जो कहा था कि वो मेंस कमीशन जो है दिल्ली में ही बनेगा और दिल्ली की तर्ज में फिर वो पूरे देश में कहीं भी बन सकता है। तो एक जो सीएम साहब धन्य हो, मैं तो कहूँगी, मैं दिन रात उन्हें नमन करूँगी जिस दिन इस पे पहल कर दें वो, कि वो दिल्ली में ही बना दें, क्योंकि दिल्ली के माई बाप हैं वो। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट ही है, हम तो आम आदमी हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के उनसे एक रिक्वेस्ट है। अब जो लोग उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं तो कृपया आप लोग प्लीज कम से कम इतना पार्ट जरूर पहुंचा दीजिए माई बाप के पास कि जब हम डेटा कलेक्ट करके लॉकडाउन के बाद उन्हें मिलने जाएं तो वो हमें दरवाजे से ही बाहर न भेज दे, वो हमें सादर निमंत्रण दें, हमारी बात सुने। और जो 70 सालों में काम नहीं हुए थे और उन्होंने इतने सारे काम कर दिए ऐसा उनका दावा है, तो उसमें एक और ऐड ऑन कर दें, मेंस कमीशन भी बना दे दिल्ली में। ठीक है ना भाइयों? जी शिवम जी, जी नमस्कार। कलविंदर जी कह रहे हैं ग्रेट। So we come back to our discussion on Dr. Pandya. I can just again make an appeal to all the leftists, make an appeal to all the media's houses that stop targeting Hindu saints for your TRP. आप चंद पैसों के लिए मेरे देश के हिंदुओं के प्रीचर्स को, रिलीजियस प्रीचर्स को, हिंदुओं के साधु संतों को टारगेट करना बंद करिए, कृपया बंद करिए। शर्म आनी चाहिए आपको। देश ने आपको सब कुछ दिया, आप उस देश के भी ना हो सके। आप किसी एंटी नेशनल से कम नहीं हैं। थोड़ा विचार करिएगा कि ये कितना गलत हो रहा है। बंद करिए साधु संतों को बदनाम करना, बहुत हो गया। समझना पड़ेगा आपको इस इशू को। कि कोई और तरीका नहीं होता इनको चुप कराने का। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो इनकी आवाज को बंद करना चाहता है, इनके अच्छे कामों को रोकना चाहता है, इनकी छवि को धूमिल करना चाहता है, वो ऐसे आरोप आसानी से इनके ऊपर लगवा देता है। और ये अंदर के ही लोग होते हैं जो ऐसे आरोप लगवा देते हैं। और धन्य है वो लड़की जो छत्तीसगढ़ की थी, केस हरिद्वार का लगाया दिल्ली में, आज तक नहीं समझ आया क्यों हुआ ऐसा। किसी को पता चले भाइयों तो मुझे भी बता देना, या मोहतरमा को मेरा नंबर दे दो, उन्हें कहो मुझे ही कॉल कर ले, मैं भी तो थोड़ा समझूं उनसे कि माजरा है क्या। अंत में यही कहना चाहूंगी दोबारा से, हर पुरुष बलात्कारी नहीं हो
पर लड़की महिला सीता नहीं होती। महिलाएं झूठ भी बोलती हैं। जय हिंद, जय श्री राम।